चलिए आज हम लोग संगठन के महत्व को देखेंगे, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को देखेंगे। इसके महत्व को समझने से पहले इनके अर्थ को थोड़ा रिकैप करना ज़रूरी है। संगठन का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में काम का बंटवारा करना ही संगठन कहलाता है। मतलब संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है किसी भी संगठन का। तो हम लोगों को ये ध्यान रखनी है कि संगठन में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मेंबर होंगे, बहुत सारे कर्मचारी होंगे, बहुत सारे अधिकारी होंगे। उनके उत्तरदायित्व एवं अधिकारों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करना यही संगठन कहलाता है। आइए अब हम लोग इसके महत्व को देखेंगे। महत्व का मतलब होता है ज़रूरत। पहले पॉइंट को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, विशिष्टीकरण का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पर पूरे बिजनेस को या पूरे व्यापार को, जितना व्यापार में जितना भी काम होता है उनको कई सब डिवीज़न में हम लोग बांट देते हैं। सब डिवीज़न का मतलब होता है उप कार्यों में बांट देते हैं, और योग्य व्यक्ति जो उस कार्य को करने के लिए योग्य हैं उनको वहाँ पर अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्त कर दिया जाता है, और वह व्यक्ति उसी कार्य को लगातार कार्य करता रहता है। अर्थात एक ही कार्य को वह कई सालों तक या कई महीनों तक करता रहता है, जिसके कारण से वह उस कार्य के संबंध में, मतलब उस वर्क के रिलेशन में वो एक्सपर्ट हो जाता है। एक्सपर्ट कहने का मतलब है विशेषज्ञ। अब उस काम को अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम अगर किसी काम को करता है तो उसमें समय लगेगा उसे, लेकिन जो बहुत सालों से काम करता आ रहा है निश्चित रूप से उसको समय बहुत कम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही कार्य को करते 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 इतना एक्सपीरियंस हो चुका है। सबसे पहला फ़ायदा वो जल्दी करेगा, दूसरा फ़ायदा उससे गलतियां कम होगी, और तीसरा फ़ायदा कम समय में काम करेगा। मतलब कहीं ना कहीं बचत है। तो याद रखिएगा, अगर आपको स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा लेना है तो निश्चित रूप से आपको संगठन करना ही होगा। संगठन के बिना आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन में दूसरा नंबर पॉइंट, कार्य संबंधों में स्पष्टता, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखिए, हमने आपको बताया था यहाँ संबंध को स्पष्ट कर दिया जाता है। मतलब एक व्यक्ति किससे आदेश प्राप्त करेगा और किस व्यक्ति को आदेश देगा, इसको यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया जाता है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होता है, जिसके कारण से कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं संदेशवहन, बहुत ही इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करता है। और यहाँ पर जिस व्यक्ति को काम दिया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व निर्धारित की जाती है, जिसके कारण से कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो अगर आपको कार्य संबंध में स्पष्टता चाहिए तो संगठन का कार्य आपको करना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर हर कार्य को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक काम को करने के लिए एक अलग कर्मचारी होता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि वह काम छूट नहीं पाता है, और कोई भी काम जो है वो दो बार नहीं होता है। जिससे क्या होता है
कि आपके पास संसाधन तो बहुत सीमित मात्रा में है, जैसे माल, मशीन, पैसा जिसको हम लोग कहते हैं फिनांस या वित्त, या मानव शक्ति मतलब ह्यूमन रिसोर्स, इसका बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर पाते। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपके पास जो भी संसाधन है, अगर आप उसका भरपूर प्रयोग करना चाहते हैं तो संगठन का कार्य करना होगा। संगठन का कार्य तभी हो सकता है, संगठन का कार्य तभी हो सकता है जब संगठन का कार्य तभी हो सकता है जब आप रिसोर्सेज को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। चौथा आता है परिवर्तन में सुविधा। मतलब देखिए, एडप्शन टू चेंज, मतलब चेंज जो हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको अडॉप्ट करना, मतलब उसको एक्सेप्टेंस देना। ये तभी हो सकता है जब आप संगठन का कार्य करेंगे। संगठन का कार्य करेंगे तभी आपको क्या होगा, एक व्यक्ति योग्य होता है हर डिसीजन को लेने। देखिए, यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर कहा गया है कि आप परिवर्तन को कब बहुत जल्दी अपना पाइएगा। देखिए, कभी कभी आप देखते हैं कि संगठन में मतलब व्यापार में कोई पद खाली हो जाता है, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची हुई है, कौन किससे आदेश लेगा, कौन किससे क्या करेगा। तो वहाँ पर नीचे वाले अधिकारी को प्रमोशन दे के ऊपर कर दिया जाता है, क्योंकि वह अपने नीचे वाले अधिकारी और नीचे वाला अधिकारी अपने ऊपर वाला अधिकारी से अवगत होता है, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होता है। तो इस कारण से किसी भी तरीके से कोई भी परिवर्तन हो तो उसे आसानी से सहन कर लिया जाता है। प्रभावी प्रशासन, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, प्रायः यह देखा जाता है कि प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। संगठन प्रक्रिया प्रत्येक प्रबंधक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न क्रियाओं एवं प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करती है। यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि प्रत्येक प्रबंधक किस कार्य के लिए किसको आदेश देगा। प्रत्येक को यह भी जानकारी होती है कि वह किसके प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार अधिकारों को लेकर उत्पन्न होने वाली भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। परिणामतः प्रभावी प्रशासन संभव हो पाता है। देखिए, यह एकदम क्लियर कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने व्यापार में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बरकरार रखें तो संगठन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अधिकारी को ये पता होता है कि वो किसको रिपोर्ट करेगा, और एक अधिकारी को ये पता होता है कि वो किसको आदेश देगा। तो जिस कारण से यहाँ पर प्रशासन करना आसान होता है और सभी कार्य सही समय पर तरीके से होता चला जाता है। कर्मचारियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। देखिए, छठा नंबर पॉइंट है कर्मचारियों का विकास। देखिए, एक व्यापार के अंदर अधिकार अंतरण किया जाता है। क्यों किया जाता है अधिकार अंतरण? अधिकार अंतरण का मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब उच्च अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को कुछ अधिकार देता है कि वह उस कार्य को काम करने के लिए ज़रूरी अधिकार है। मतलब ऊपर वाले अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को अधिकार देता है कि जो काम उसको दिया गया उस कार्य को पूरा करने के लिए उस अधिकार की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से नीचे वाले अधिकारी को काम करने का मौका मिलता है। वो इनोवेटिव आइडिया लगाता है, नवीनतम कार्य करता है, एक नया विचार लेके आता है जिससे वो काम सफलतापूर्वक हो जाता है। तो निश्चित रूप से जब एक व्यक्ति को अवसर मिलेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर नीचे वाले अधिकारी को पूरा मौका मिलता है जिससे वो अपनी क्षमता का विकास कर पाता है और आगे वो बढ़ पाता है। इसलिए कहा गया है कि कर्मचारियों को विकास के लिए व्यापार में संगठन की आवश्यकता पड़ती है।
चलिए, हमारा आखिरी पॉइंट है विस्तार एवं विकास। देखिए, संगठन का एक्सपेंशन और ग्रोथ की बात हो रही है। देखिए, जब नए नए कर्मचारियों को या नए नए अधिकारियों को ऊपर से अधिकार मिलता है तो वो नए नए चुनौतियों को फेस करने में उन्हें तनिक भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनका विकास हो चुका है। वे कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की उनकी क्षमता विकसित हो चुकी है। जब वो कई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं तो उन चुनौतियों को फ़ायदा उठाने के लिए वे अपने व्यापार का विस्तार करते हैं। और जब व्यापार का विस्तार होता है तो निश्चित रूप से लाभ की क्षमता बढ़ जाती है, और जब लाभ बढ़ता है तो विकास जो है उनको कहीं ना कहीं नज़र आने लगता है। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि विस्तार एवं विकास का अर्थ क्या हुआ कि अगर संगठन को अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और वह नई चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे फर्म या उपक्रम को लाभ उठाने का मौका मिल जाता है और उनका विकास हो पाता है।